ये देखो भाई क्या पत्थर बीच में रखा हुआ है, बिल्कुल मस्त एकदम रुकने के लिए। और भाई क्या हाल है, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ रैट रेस मंडेज। हाँ, तो जब मुझे ऑफिस बाइक लेके जानी होती है ना, तब मुझे कैब कैंसिल करनी होती है अपनी तरफ से लगभग 2 से 3 घंटे पहले, और वो मैं हमेशा कर देता हूँ। मगर आज मेरे साथ उल्टा हो गया है। आज कैब वालों ने मेरी कैब कैंसिल कर दी और मुझे मजबूरी में बाइक लेके जाना पड़ रहा है। बताता हूँ क्या सीन हुआ है। हाँ, तो मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मेरी ऑफिस की छुट्टी होती है लगभग 3:30 बजे सुबह, और मैं कैब से लगभग 4:20 या मैक्सिमम 4:30 तक घर पे आ जाता हूँ सुबह। अब उसके बाद मेरे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो मैं जागता रहूँ और अपना दूसरा काम कर लूँ, या फिर मैं सो जाऊँ और फिर जल्दी उठ के खाना पीना खा के अपना फिर दूसरे काम कर लूँ। अब नॉर्मली मैंने रूटीन बना रखा है कि ऑफिस से आने के बाद मैं आधा घंटा या 1 घंटा फ़ोन चलाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो करता हूँ, और मोस्टली मुझे ऑफिस की चीज़ें ही करनी होती हैं और उस टाइम पे तो वो भी कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं लगभग 5:30 बजे तक सो जाता हूँ, और सेम वैसा ही मैंने आज भी किया था। मगर हुआ क्या कि आज पता नहीं मैंने क्या खा लिया था ऑफिस में, क्या नहीं खाया था, तो उसकी वजह से मेरा जो डाइजेशन था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को नींद भी ठीक से नहीं आई। तो जैसे ही मैं सोया ना 5:30 बजे, तो मैं 7:30 बजे ही उठ गया था, और उसके बाद से फिर मैं उठा ही रहा। अबे यार, ये बहनचोद फ्लाईओवर पे भी उल्टा आते हैं ना, खून फैला देते हैं भाई। हद है यार भाई, जाम वाम तो नहीं लग रहा यार, सब उल्टा आ रहे हैं। जाम तो नहीं लग रहा यार, आदत ही है लोगों की उल्टा। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं 11 बजे तक जागा ही रहा। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब क्योंकि वैसे ही मैं दिन में सोता हूँ तो इतना रूटीन फिक्स नहीं रहता बॉडी का, तो फिर जब दोबारा सोने लगो तो बॉडी डिफरेंट बिहेव करती है और नींद आती नहीं जल्दी से। तो फिर मुझे दोबारा सोते सोते मतलब 1 बज गया। फिर सोचो मैं 7:30 बजे उठा था, और दोबारा सोते सोते मुझे 1 बज गया, और 1:30 बजे तक मुझे नींद आई। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं सोता ही रह गया। मेरी ऑफिस की टाइमिंग है 6:30 बजे की शाम को, मुझे पहुंचना होता 6:30 बजे वहाँ पे, और अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 6:29 हो रहे हैं अभी। तो आज तो मैं ऑब्वियसली लेट हो गया हूँ, मगर 6:30 बजे ऑफिस पहुँचने के लिए मुझे 5:10 मैक्सिमम उस पर कैब पकड़नी होती है, और कैब वाले भाई का फ़ोन आ जाता है 10 मिनट पहले पिकअप टाइमिंग से। तो उसने तो खूब फ़ोन किया था अपनी तरफ से, मतलब उसने, उसके बॉस ने, मतलब ट्रांसपोर्ट वालों ने, भाई इतने फ़ोन कर दिए भाई मैं पता नहीं कौन सी नींद में सोया था कुंभकर्ण की, मैं किसी की फ़ोन से नहीं उठा। मेरे घर वालों ने भी फ़ोन करा एक बार, मैं उस पर भी नहीं उठा, और मेरे ख्याल से अलार्म भी लगा हुआ था 4 बजे का, भाई वो भी नहीं उठा पाया मेरे को। तो फिर मैं सारा टाइम बिता के 5:45 पे जाके उठाऊँ, और उसके बाद भाई जल्दी जल्दी फिर तैयार हुआ, बॉस को मैसेज कर दिया कि भाई लेट हो जाऊंगा आज। ऑब्वियसली ये थोड़ा बताया कि सोते सोते लेट हो गया। और अब दिल्ली में ना ठंड धीरे धीरे आ रही है। ये देखो भाई कैसे चल रहा है, सुपरमैन बन के चला रहा, सुपरमैन बन के। अरे यार, अब वो बंदर ने पूरी अपनी लाइफ रिस्क पे रख रखी है, पीछे लटक के, कितना ही पैसे बचा लेगा यार उसमें वो। हाँ, तो अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ना ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है। अभी तो खैर नहीं लग रही है, अभी तो ठीक ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, ऐसा मौसम है। मतलब नॉर्मली इस ट्रैफिक में और इस बाइक पे ना अभी तक हेलमेट के अंदर काफ़ी अच्छे खासे पसीने निकल जाने चाहिए थे, मगर अभी तक एक बूंद भी नहीं निकला पसीने का। इसका मतलब है कि भाई गर्मी तो नहीं है, और ठंड इसलिए नहीं है क्योंकि ठंड लग नहीं रही है बॉडी पे, फील नहीं हो रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ यमुना के ऊपर से, तब ये हाल है। अभी मेरे ऑफिस में ना थोड़ी चहल पहल सी चल रही है, अभी मेरे ऑफिस में ना थोड़ी सी चहल पहल सी चल रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये लोग ऑफिस को शिफ्ट करने के सोच रहे हैं। ऑफिस इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है इसी वाले सीरीज़ के, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से लेकर अभी तक इतने ज़्यादा टर्मिनेशन हो गए हैं मेरे ऑफिस में कि सिटिंग कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हम लोग। एक्चुअली मेरे ऑफिस की सिटिंग कैपेसिटी 170 लोगों की है, और उसमें से अभी लगभग 60 से 70 लोग बैठते हैं। 100 लोगों के पैसे फ्री में बांट रहे हैं ऑफिस वाले। ट्रैफिक चलता रहेगा, मगर ये यहाँ पे रोड चौड़ी है और आगे जाके कम चौड़ी हो रखी है, तो चौक हो जाता है ट्रैफिक। ये बंदा सही चला रहा है, इसके पीछे रख लेता हूँ। भाई गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है यार, ये देखो ट्रैफिक के बीच में व्हील चेयर पे चल रही है आंटी का, मस्त कान में लीड लगा के ऑफिस जा रही है शायद। ओहो क्या कार है, BYD, ये तो इम्पोर्टेड लग रही है। BYD तो इंडिया में आई नहीं है, कीड़े घुस गए, बंद करना। रॉयल एनफील्ड वालों की सेल्स तो सही चल रही होगी, बहुत रॉयल एनफील्ड दिखती है अब, मोस्टली रॉयल एनफील्ड ही दिखती है। अरे क्या हो, अब चला ले यार, कौन है, अच्छे लड़की है यार, ठोक ना दे। न्यूट्रल पे बहुत आती है भाई, 10 मिनट से भी ज़्यादा लग गए यार इस जाम में, तो सारा टाइम खा गया ये जाम, रोज ऐसे ही करता है, पता नहीं कौन सी रोड बंद है। हाँ, तो अभी लोग सोच रहे हैं कि कोई एक छोटा ऑफिस देख के ना उसमें शिफ्ट हो जाए, ताकि जितने लोग हैं उतने के पैसे देने पड़े, रेंट का पैसा बचे। तो इतने बड़े लेवल पे ले ऑफ हुए हैं हमारे ऑफिस में कि सोचो ऑफिस बड़ा हो गया लोगों के हिसाब से नया ऑफिस ढूंढना पड़ रहा है अब यहाँ तक ले ऑफ की बात है ना, तो वो तो हर इंडस्ट्री में हुए हैं इस ईयर, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी हुए थे बहुत। क्योंकि अभी जो मोस्टली बिजनेसेस है ना, वो अपने आप को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं ना टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, पोस्ट कोविड के दौरान और कोविड के बाद, तो उसमें काफ़ी बिजनेसेस खत्म हो गए या फिर ठीक से फिट नहीं हो पाए,
या फिर अभी भी फिट होने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे की प्लानिंग करनी है, क्योंकि मार्केट में कंजम्पशन और डिमांड अचानक से कम हो गया है और इन कंपनीज के पास सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो इनका सारा बिजनेस मिसमैच हो रहा था। इस वजह से इन्होंने धीरे धीरे करके सप्लाई कम करी और डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी इंडस्ट्री में तो डिमांड क्या ही बढ़ेगी, जब तक कोई नया एपिडेमिक या पेंडेमिक नहीं आता तब तक मेरी इंडस्ट्री तो ऐसी रहेगी जैसे अभी है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो। लगभग 7 बजने वाले हैं और मुझे लग नहीं रहा कि मैं 7 बजे से पहले पहुँचूंगा। आधा घंटा लेट हो गया आज, होपफुली सब लेट हो आज। तो नोएडा में ना बहुत सारे ड्रेन्स हैं, नाले जो दिल्ली से भी आ रहे हैं और गाज़ियाबाद यूपी से भी आ रहे हैं, और सब आके निकल के यमुना में मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप नोएडा में एंटर करते हो ना, तो आपको एक अजीब सी स्मेल आने लगती है नालों की, और वो स्मेल भाई बहुत बुरी होती है। और मोस्ट ऑफ द नोएडा में ऐसी स्मेल आती है जो शुरू का नोएडा है। तो लो जी, पहुंच गया मैं ऑफिस। अब बाकी की व्लॉग बनाता हूँ ऑफिस से निकलने के बाद। पहले 9 घंटे बिता लूँ यहाँ पे। ऑफिस से घर आने के बाद मुझे भूख लगी। हाँ जी, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में इसी सीरीज़ के, मगर दोबारा बता देता हूँ कि मैं काम करता हूँ यूएस की एक कंपनी में जो नर्स को हायर करती है, और मैं इस कंपनी में वन ऑफ द रिक्रूटर हूँ जो नर्सेस को हायर करता है, नर्सेस को जॉब देता है किसी हॉस्पिटल में जाके काम करने के लिए। अब होता क्या है कि यूएस के अंदर ना हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बड़ा है और उसके अंदर उनको स्टाफिंग की बहुत इश्यूज आती हैं। मगर यूएस में ऐसा होता है कि इस प्रोफेशन में ज़्यादा लोग नहीं जाना चाहते। वो लोग ना इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग काम मानते हैं, क्योंकि नर्सिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और आपको पेशेंट्स के नखरे बहुत सहने पड़ते हैं, और कभी कभार तो पेशेंट्स नर्सेज को अटैक भी कर देती हैं। मेरी कई नर्सेज ने मुझे बताया कि उनके ऊपर पेशेंट्स ने अटैक करा हुआ है काम करते वक्त। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की और पेशेंट्स वाला प्रोफेशन है, मगर इसके अंदर पैसा बहुत है, खासकर यूएस में, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी स्टाफिंग नीड्स पूरी नहीं कर पाते अपने आसपास के नर्सेज से, अपनी खुद की स्टेट से। तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे स्टेट से नर्सेज को बुलवाते हैं और उसको बोलते हैं ट्रैवल नर्सिंग। अब ये नर्सेज क्या करती हैं, अपना घर बार छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके रहती हैं और वहाँ के हॉस्पिटल्स में काम करती हैं। अब ऐसा करने के लिए इनको नॉर्मल नर्सेज से ज़्यादा पैसा मिलता है, जो वहाँ पे स्टाफ नर्सेज होती हैं उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है, और यही वो ट्रैवल नर्सेज हैं जिनको मैं हायर करता हूँ। हाँ, तो मेरी जो कंपनी है वो इन्हीं ट्रैवल नर्सेज को हायर करती हैं और उन हॉस्पिटल्स में जाके प्लेस करती हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, नर्स को ढूंढने का, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स लेने का, उसके लिए ऑफर लेके आने का, और हॉस्पिटल के साथ मिलके उसकी सारी कंप्लायंस का प्रोसेस पूरा करके उसको उस हॉस्पिटल में भेजना और वहाँ पे जाके उसको स्टार्ट करवाना, ये पूरा प्रोसेस होता है एक रिक्रूटर का। इसमें 1-2 टीम और इन्वॉल्व होती हैं, मगर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो रिक्रूटर ही करता है, और मैं हूं उनमें से एक रिक्रूटर। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। आई एम सॉरी मुझे इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है कि फ्लोरिडा में तूफान आया और नोएडा में नुकसान हो गया। मगर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि मेरी नर्स जो थी वो फ्लोरिडा से थी और उसको स्टार्ट करना था अपना कॉन्ट्रैक्ट न्यूयॉर्क में, और इस नर्स की जो स्टार्ट डेट थी ना वो मंडे की थी, इसी मंडे की, और इसी मंडे को जाके उसको स्टार्ट करना था। और क्लाइंट ने जो है उसको क्लियर भी कर दिया था अपनी तरफ से कि भाई ये हमारी तरफ से स्टार्ट करने के लिए रेडी है, इसको भेज दो तुम। मगर प्रॉब्लम ये है कि पिछले 3-4 हफ्तों से ना फ्लोरिडा के अंदर हरिकेन्स पे हरिकेन्स आए जा रहे हैं, और वहां पे जो है ना अभी जो लोग हैं बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। वहां का जो रहन सहन है बिल्कुल खराब हो चुका है। वहां पे जो सप्लाईज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, बाकी और भी चीजों की, वो सब अफेक्ट होती हैं। इनफैक्ट काफी टाइम से उस सिटी में ना इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही थी। तो इन हरिकेन्स की वजह से ना ये नर्स जो है वो अपने घर पे ही रह गई, क्योंकि उसे अपने परिवार को भी देखना था, उसे अपना घर भी देखना था, कहीं उसका घर ना उड़ जाए उस तूफान में और कहीं और कोई नुकसान ना हो जाए। तो बेसिकली इस नर्स के लिए बेटर था कि वो घर पे रह के अपने परिवार को सेफ रखे, बजाय कि वो बाहर जाने के अपने स्टेट के और थोड़ा पैसा कमाने के। तो इस नर्स ने इस मंडे को अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो जा ही नहीं पाई, क्योंकि उसको ना टिकट मिली, ना वो घर से बाहर निकल पाई, ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। फिर उसने बोला कि मैं तो वहाँ पे जा ही नहीं पाऊंगी, और तो स्टार्ट तो करना दूर की बात है। अब ऐसा होता है कि क्लाइंट को ना नीड होती है अर्जेंट। अब होता क्या है कि क्लाइंट की ना जो स्टार्ट डेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं, वो स्टार्ट डेट्स को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग आगे की डेट देते नहीं है, वो उसी स्टार्ट डेट को स्टार्ट करना होता है। कभी कभार एक्सेप्शन मिल जाता है कि एक मान लो चलो 1 हफ्ता पुश हो गया, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट कर लो, मगर उससे फालतू तो बिल्कुल नहीं होता, 1 हफ्ता मैक्सिमम होता है। अब क्योंकि वो इस वीक स्टार्ट नहीं कर पाई ना, तो अगले हफ्ते तक भी स्टार्ट कर नहीं पाएगी, वहां पे अभी इतने जो सिचुएशन है वो ठीक हुई नहीं है, तो फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करना पड़ा। अब होता क्या है कि इस कैंसिलेशन के बाद ना क्लाइंट हमें पेनल्टी भेजता है, क्योंकि उसको जो एक्सपेक्टेड था कि भाई एक नर्स आके वहां पे काम करेगी, इतने पेशेंट्स को देखेगी,
वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए, वो नर्स वहां पर जा नहीं पाई और वो स्टार्ट नहीं कर पाई, तो उनका नुकसान हो गया। अब उनको नई नर्स ढूंढने के लिए फिर दोबारा से जॉब निकालनी पड़ेगी, फिर कोई रिक्रूटर उसको देखेगा जॉब को, कोई नर्स ढूंढेगा, फिर सबमिट करेगा, फिर उसको ऑफर आएगा और फिर उसका कंप्लायंस दोबारा से किया जाएगा। तो इन सब कामों में ना लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो ये जो 3-4 हफ्ते का टाइम होता है ना, तो इसका नुकसान हमें एज ए एजेंसी को झेलना पड़ता है। अभी जो पेनल्टी होती है वो हॉस्पिटल डिपेंड करती है। अगर वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो वो ज्यादा पेनल्टी लगा सकता है, अगर वो छोटा हॉस्पिटल है तो हो सकता है वो पेनल्टी लगाए भी ना, क्योंकि उसको आगे फ्यूचर में भी ना चाहिए होंगी नर्सेस हमसे, हमारी एजेंसी से। तो अब ये पेनल्टी होती है ना, इसका जो परसेंटेज होता है, जितना कि हमें कमीशन मिलने वाला था उस नर्स का, उसी मात्रा में ना हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगती है। मतलब रिक्रूटर्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी रिक्रूटर ने उस नर्स को हायर करके वहां पे काम करना शुरू करवा दिया होता और फिर वो नर्स काम करके इतना पैसा कमा के देती उस रिक्रूटर को, उसी मात्रा में ना उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मगर ये पेनल्टी एक ही बार लगती है। अगर एक नर्स ने बैकआउट कर दिया तो क्लाइंट पेनल्टी लगाएगा, वो पेनल्टी एक बार लगेगी रिक्रूटर पे, एजेंसी पे, और फिर जब वो पैसे कट जाएंगे तो फिर जो एजेंसी का रिश्ता है उस क्लाइंट से वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे उसको। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो का नाम रखा फ्लोरिडा में तूफान और नोएडा का नुकसान। क्योंकि नुकसान तो मेरा हुआ है, मगर वो कितना नुकसान है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट चीजें, मगर अभी के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शांति रखें और ध्यान रखें।